बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 यूनिट 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 को कवर करेंगे, जिसमें आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उनमें शामिल है क्रोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन और लास्ट में हम समझेंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास 7.5 टॉपिक है क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। इसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रोजन क्या है। क्रोजन इज द नेचुरल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट इस डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि क्रोजन हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वैसे तो हमने शुरू के लेक्चर में इसको कवर किया है, लेकिन यहाँ हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एक ऐसा अमल है जिसमें जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। यानी इसमें उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है, यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हैं। लेकिन यहाँ हमने देखना है कि जब कोई मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी उसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये आयन में कन्वर्ट होगा, और आयन में जब ये कन्वर्ट होगा उसके बाद ये फर्दर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे क्रोजन। क्रोजन से होगा क्या? क्रोजन कन्वर्ट करता है मेटल्स को इनटू मोर स्टेबल मेटल ऑक्साइड्स में, यानी जितने भी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं जब क्रोजन का अमल होता है। इसमें हमारे पास जो एक एग्जाम्पल है, जो काफ़ी मशहूर एग्जाम्पल है, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज बेसिकली क्रोजन। लेकिन क्रोजन सिर्फ आयरन तक महदूद नहीं है, क्रोजन हमें दूसरे मेटल्स के साथ भी देखने को मिलती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है या क्रोजन होती है तो ये फर्दर उसको सॉफ्ट कर देता है और उसकी जो ऊपर सरफेस है उसको सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से नीचे वाली लेयर्स फर्दर जो है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती हैं, और इस तरह दिन ब दिन जो है वो आयरन ख़त्म होता चला जाता है, उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। लेकिन जब क्रोजन हमें एल्युमिनियम या कॉपर वगैरह के ऊपर अगर हम देखें, यानी वो उनके ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स या कॉपर के ऑक्साइड्स जब बनते हैं क्रोजन की वजह से, तो उनके ऊपर एक टफ लेयर बन जाती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है फर्दर डैमेजिंग से। तो क्रोजन की वजह से हमारे पास डैमेज हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स, इक्विपमेंट और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो कि मेटल से मिलकर बनी हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्रोजन में जो इंपॉर्टेंट है सबसे, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या चीज़ है और ये किस तरह से होती है। स्टूडेंट अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो रस्टिंग ऑफ आयरन तब होगी जब हमें ऑक्सीजन और वाटर जो है वो मिलेगा, यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं एक फिगर में कि हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि वो रीजन जहाँ रिलेटिवली लेस मॉइस्चर होगा वो एनोड एक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। जैसे यहाँ लेस मॉइस्चर है और इस जगह अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो इधर से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज होंगे, और जब यहाँ किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हों तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ फेरस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? क्योंकि यहाँ लेस मॉइस्चर है, कम मॉइस्चर है एज कम्पेयर टू इस सेगमेंट के। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये फर्दर मूव करेंगे कैथोड की तरफ। एनोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और ये मूव करते हैं कैथोड की तरफ। जब ये कैथोड की तरफ मूव करके जा रहे होंगे तो इनको यहाँ मिलेगा वाटर और ऑक्सीजन के मालिक्यूल। याद रहे कि वाटर के अंदर, यानी ये जो मॉइस्चर है इसके अंदर ऑक्सीजन जो है ऐसी गैस है जो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, हल हो जाती है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे फर्दर, तो यहाँ इसकी रिडक्शन होगी, यानी वो रीजन जहाँ मोर मॉइस्चर होगा वो कैथोड एक्ट करेगा और वहाँ इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं ऑक्सीडेशन में वहाँ जाकर रिड्यूस हो जाएंगे और ऑक्सीजन को हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट कर देंगे। यानी अभी तक हमने रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या समझा कि एक हिस्सा आयरन का एक्ट करेगा एनोड जहां हमारे पास लेस मॉइस्चर होगा, और दूसरा हिस्सा जहां हमारे पास ज़्यादा मॉइस्चर होगा वो एक्ट करेगा कैथोड। एनोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और कैथोड की तरफ जाएंगे, तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, जबकि कैथोड के ऊपर जो है वो रिडक्शन प्रोसेस होगा।
अब ये जो हमारे पास आयन हैं, यानी जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं Fe2+2, ये जो आयन हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, ये फर्दर हमारे पास ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे। जब ये ऑक्सीजन और के साथ रिएक्ट करेंगे फर्दर, तो ये हमारे पास बना देंगे फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब कंबाइन होगा तो ये हमें रस्ट देगा, Fe2O3.X टाइम H2O। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रस्ट है, रस्ट का फार्मूला है कि जिसमें फेरस आयन जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो इस तरह ये रस्टिंग ऑफ आयरन रोनमा होगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात, जिस तरह हमने शुरू में भी जिक्र किया, कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन में आप देखें कि जो ऊपर वाली लेयर होती है किसी भी आयरन सरफेस की, तो वो सॉफ्ट होती है, और सॉफ्ट होने की वजह से जो नीचे वाली जो लेयर होती है वो एक्सपोज हो जाती है, और फर्दर जो है वो क्रोजन स्टार्ट हो जाती है। यानी इसमें पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इसके साथ अगर आप एल्यूमिनियम की क्रोजन देखें तो ऊपर जो है वो टफ लेयर बनी हुई है, और फर्दर जो है वो क्रोजन नहीं होगी, क्योंकि ये क्रोजन जो है वो टफ लेयर बना लेती है। यानी एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एक टफ लेयर बन जाती है, जो कि नीचे वाली लेयर्स को फर्दर क्रोजन से प्रिवेंट करती है। तो यहाँ तो क्रोजन हम चाहेंगे कि यहाँ क्रोजन ना हो, लेकिन एल्यूमिनियम के केस में हम चाहेंगे कि क्रोजन हो, ताकि उसकी जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। ये देख भी सकते हैं आप जैसे साइड पे कि यहाँ आयरन की क्रोजन हुई है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं, जिससे ऊपर वाली लेयर्स जो हैं वो इसकी ख़राब हो गई हैं, और नीचे जो है वो लेयर्स एक्सपोज हो गई हैं। अब हम आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। अब हम समझ लेते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन क्या है, कि हम किस तरह अपने मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम क्रोजन। तो इसमें जो सबसे पहला काम हम कर सकते हैं वो ये है कि कोटिंग विद पेंट्स, यानी अगर हम मेटल की सरफेस के ऊपर पेंट कर दें तो इस तरह हम मेटल का एटमॉस्फेयर के साथ जो कांटेक्ट है उसको ख़त्म कर सकते हैं। यानी बीच में पेंट जो है वो बैरियर का काम करेगा। पेंट एक तो इजीली हमें अवेलेबल भी होता है मार्केट के अंदर, और दूसरा ये है कि ये चीप मेथड है, इस तरह हम इजीली जो है वो अपने मेटल्स को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ जो पेंट है वो विजुअली अपील भी हमें देता है, प्रोवाइड करता है, यानी देखने में भी हमें वो मेटल की सरफेस अच्छी लगेगी। तो इस तरह कोटिंग विद पेंट से हम काफ़ी हद तक जो है वो क्रोजन से बच सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो है अलॉइंग। तो अलॉइंग बेसिकली एक ऐसा अमल है जिसमें हम प्योर मेटल्स को, जिस तरह आयरन की अगर रस्टिंग होती है तो आयरन प्योर हम यूज़ नहीं करते, बल्कि इसका अलॉय बनाकर इसको यूज़ करते हैं। जिस तरह आमतौर पर हम इस आयरन के अंदर अगर क्रोमियम पुट कर दें, डाल दें, तो ये एक स्टील बन जाता है, स्टेनलेस स्टील। तो ये अलॉय है जिसकी रस्टिंग वगैरह नहीं होती, और ये रस्टिंग के खिलाफ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है। यानी स्टेनलेस स्टील जो घर में आमतौर पर हमारी दूध की बाल्टियाँ होती हैं या इस तरह के बर्तन होते हैं, वो सारे एसएस के बने होते हैं, और ये अलॉय है, हम प्योर कॉपर जो है वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रस्टिंग होती है। तीसरा अमल है कि कोटिंग विद द थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल, किसी दूसरे मेटल की तय चढ़ा देते हैं। अब सारे का सारा तो हम दूसरा मेटल जो है वो उस मेटल की चीज़ नहीं बना सकते, तो हल्की सी तय चढ़ा देते हैं दूसरे मेटल्स की जिसकी क्रोजन नहीं होती। तो इस तरह हम बच जाते हैं क्रोजन से। इसमें तय कैसे चढ़ाते हैं, पहले हम टिनिंग देख लेते हैं। टिन बेसिकली एक मटेरियल है। अब प्योर आयरन को हम यूज़ करने के बजाय क्या करेंगे कि उस आयरन के ऊपर टिन की एक हल्की सी लेयर चढ़ा देंगे। अब वो बाहर से टिनिंग लगेगा, और जो कांटेक्ट है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर का वो टिन के साथ होगा, ना कि आयरन के साथ, क्योंकि टिन हम बहुत ज़्यादा टिन की चीज़ नहीं बना सकते, क्योंकि टिन एक तो एक्सपेंसिव भी है, और दूसरा ये है कि हम वो प्रॉपर्टीज़ हमें हासिल नहीं होंगी जो आयरन की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि फूड केन होते हैं, इनके ऊपर टिनिंग की जाती है, यानी टिन की हल्की सी लेयर चढ़ा दी जाती है। इसके साथ दूसरा प्रोसेस हम कर सकते हैं गल्वेनाइजिंग। इसमें हम जिंक मेटल की जो है वो कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर। ये आमतौर पर जो शॉप्स के शेड्स वगैरह होते हैं वो गल्वेनाइज हुए होते हैं, यानी उनके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से भी हम काफ़ी हद तक प्रिवेंशन कर सकते हैं क्रोजन से।
थर्ड जो हमारे पास लास्ट इसका है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बेसिकली यही है कि किसी दूसरे मेटल्स की एक बारीक लेयर जो है वो किसी मेटल्स आयरन जैसा जो क्रोजन क्रूडेड मेटल है इसके ऊपर अगर हम हल्की सी लेयर चढ़ा दें तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन में अपने लास्ट टॉपिक कैथोडिक प्रोटेक्शन को देख लेते हैं। स्टूडेंट अगर हम कैथोडिक प्रोटेक्शन की बात करें तो इसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। ये इस वजह से क्योंकि इसमें दूसरा मेटल सेक्रीफाइस हो रहा होता है जिसको हम एक्टिव मेटल भी कहते हैं। यानी यहाँ आप मान लें कि ये हमारे पास एक आयरन है, आयरन रॉड है जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है और ये साथ में एक्टिव मेटल्स हैं। एक्टिव मेटल बेसिकली हमारे पास एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या जिंक के मेटल होते हैं और इनको इस वजह से एक्टिव कहा जाता है क्योंकि ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इस बात का ये मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस कर देंगे इस आयरन के मुकाबले में। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या है, इसमें यह है कि हमें पता है कि जब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो उसमें सबसे पहले ये है कि आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो Fe आयन जो हैं वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इन एक्टिव मेटल्स को यूज करते हुए इसकी ऑक्सीडेशन यानी आयरन की ऑक्सीडेशन के अमल को रोकना है। ये इसका मतलब ये है कि हम ये चाहेंगे कि ये जो आयरन मेटल है इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस ना हो क्योंकि हमने यहाँ एक्टिव मेटल्स यूज कर रखे हैं। हम यहाँ बैटरी वगैरह का भी सहारा लेते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करवा के निकाल के और वो आयरन को प्रोवाइड किए जाते हैं। जिस तरह आयरन अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता भी है तो फौरन से इसको वो इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो इस तरह आयरन वैसे आमतौर पर रस्टिंग में तो एनोड का काम करता है, उसका वो पार्ट जहाँ रस्टिंग होती है वो एनोड का काम करता है, लेकिन यहाँ हम इसको कैथोड बना देते हैं। यानी इस आयरन को जिस भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकलें, जिस रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकलें वो एनोड एक्ट करता है। लेकिन यहाँ हमने उल्टा काम करना है कि इस आयरन रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं है बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करवाने हैं। तो इस जिसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट हो तो इसको कैथोड कहते हैं। इसी वजह से तो इसका नाम कैथोडिक प्रोटेक्शन रखा गया है। यानी हम इसको देख लेते हैं। इसमें यह है कि मेटल्स टू बी प्रोटेक्टेड एक्ट एज ए कैथोड। ये इंपॉर्टेंट बात है, जिस मेटल को हमने प्रोटेक्ट करना है जैसा कि आयरन, अगर हमने इसको प्रोटेक्ट करना है रस्टिंग से तो ये कैथोड एक्ट करेगा और इसको कनेक्ट किया जाता है एक्टिव मेटल से विद द हेल्प ऑफ बैटरी। एक्टिव मेटल्स क्या हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि एक्टिव मेटल्स एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम को कहते हैं जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं आयरन के मुकाबले में। आसान लफ्जों में ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एक्टिव मेटल जो हैं वो स्लो डाउन कर देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन को, यानी आयरन में से इलेक्ट्रॉन के निकलने के अमल को स्लो डाउन कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं फर्दर क्रोजन से। तो हमने यहाँ ये बात समझी कि हम इसकी ऑक्सीडेशन के अमल को रोक रहे हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन में। किसकी, आयरन की या किसी भी मेटल की जिसको हमने जो है वो प्रिवेंट करना है क्रोजन से। स्टूडेंट याद रहे कि ये कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है वो ज़्यादातर जो शिप्स होती हैं या सब मैरीन्स होती हैं या स्लाइन वाटर के अंदर जो बड़ी बड़ी बैरी जहाज़ होते हैं बड़े बड़े, उनके क्योंकि वो डायरेक्टली वाटर और मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ उनका डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है, तो उधर हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं और इस तरह हम इस मेटल्स की जो लाइफ है वो उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्रोजन से उसको बचा लेते हैं। ये आम मेथड यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसके लिए हमें और भी काफ़ी सारी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हैं जिसमें बैटरी वगैरह या इसमें डिटेल इक्विपमेंट है। तो हमने जैसा कि अभी पहले भी देखा कि क्रोजन की प्रिवेंशन में जो सबसे इजी या चीपली जो मेथड है वो है पेंट करने का। यानी पेंट बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है और इसको हम इजीली पेंट कर भी सकते हैं, तो इस तरह हम बचा सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसको जब वो इतने बड़े हैं उनको इतनी कॉस्ट से हमने बनाया तो वहाँ हम पेंट से सिर्फ काम नहीं चलाते बल्कि वहाँ कैथोडिक प्रोटेक्शन करके उनको सेव करते हैं। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों ने देखना सिर्फ यही है कि किस तरह हम किसी मेटल्स में से ऑक्सीडेशन का अमल, बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि मेटल्स के ऑक्सीडेशन का अमल रोक रहे हैं। और कैसे रोक रहे हैं? बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स की वजह से हम उसकी ऑक्सीडेशन के अमल को स्लो डाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तो वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर इसमें आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू चैप्टर न्यू लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।